जय हिंद स्टूडेंट्स, सो हाउ आर यू ऑल। आज हम एक और सेशन आपके लिए लेकर आए हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस का। पहले अपलोड हुआ था एक सेशन। आई होप आपने अच्छे से उसमें ईडियम फ्रेजेस पढ़े होंगे, समझे होंगे और उनको यूज़ भी करा होगा स्पोकन इंग्लिश में। बिकॉज जितना आप उनको नेचुरली यूज़ करेंगे उतना आप बेटर उनको रिमेंबर करेंगे और याद रखेंगे। सो आज फिर हम कुछ अच्छे ईडियम्स पढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास। ऑल राइट, फर्स्ट idiom इज इन द निक ऑफ टाइम। अब देखिए, इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है जब आप कोई काम बिल्कुल आखिरी समय पे करते हैं, बिल्कुल लास्ट मिनट पे, एट द लास्ट मोमेंट, दैट इज कॉल्ड इन द निक ऑफ टाइम। देयर इज वन मोर idiom दैट इज एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का भी मतलब यही होता है, बिल्कुल लास्ट टाइम पे, बिल्कुल आखिरी समय पे। सो इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है एट द 11th आवर, बिल्कुल लास्ट मिनट पे जब आप कोई काम करते हैं, आपने पढ़ाई शुरू करी, बिल्कुल लास्ट मिनट पे बुक खोल के बैठे हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ इन द निक ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज सिटिंग ऑन द फेंस। आई वुड मार्क इट इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये एक ऐसा ईडियम है जो रिपीटेडली आ रहा है आपको पास्ट ईयर्स में। एनडीए में आ चुका 2 बार, सीडीएस में आ चुका 2 बार, रिपीटेडली, लाइक एवरी ऑल्टरनेट पेपर इट्स कमिंग, एवरी पेपर और एवरी ऑल्टरनेट, लाइक एनडीए में आ रहा है, फिर सीडीएस में, फिर एनडीए में, सीडीएस में। आई डोंट नो व्हाई बट आई थिंक दिस इज लाइक द एग्जामिनर्स फेवरेट ईडियम। तो सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है व्हेन यू आर इनडिसाइसिव, या आप एक पार्शियलिटी नहीं करना चाहते, यू आर नॉट एबल टू टेक साइड्स। अब देखिए, इसको याद कैसे रखेंगे। फेंसिंग घर के बाहर होती है, तो अगर आप फेंस पे बैठे हो तो ना तो आप घर के बाहर हो, लिटरली दैट इज लाइक द बाउंड्री वॉल, तो ना तो आप घर के बाहर हो और ना ही अंदर हो, आप बाउंड्री वॉल पे हो। तो इसका मतलब है यू आर इनडिसाइसिव कि मैं बाहर जाऊँ या मैं अंदर जाऊँ। तो इसका इस तरीके से आप मीनिंग याद रख सकते हो। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है टू बी इनडिसाइसिव, जब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो व्हाट टू डू नेक्स्ट, या आप न्यूट्रल हो, आप किसी एक तरफ नहीं हो, आप इम्पार्शियल हो, आप अनबायस्ड हो, या हेजिटेट बिटवीन टू डिसीजंस। तो आप वन साइडेड नहीं हो, आप बेसिकली एक न्यूट्रल पर्सन हो, या यू आर नॉट एबल टू टेक साइड्स। The next idiom is by hook or by crook. This is a very very commonly used idiom. By hook और by crook होता है ऐसे नहीं तो वैसे। कोई भी काम आपको करना है, अगर वो एक प्रॉपर चैनल से नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो हम कहते हैं ना, हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा उस काम को करने के लिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ बाय हुक और बाय क्रोक, मतलब बाय फेयर और फाउल मीन्स। अगर कोई काम सही तरीके से, सही रास्ते से नहीं होता, तो आपको गलत तरीके से करना पड़ेगा, बट आपको वो काम किसी तरीके से करना ही है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ बाय हुक और बाय crook. The next is throw out of care. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन, क्योंकि ये एक बार पहले भी आ चुका है फिलअप्स में, एक बार कंप्लीट द सेंटेंस में भी आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब होता है बेसिकली डिस्टर्ब द वर्क। जब आपकी लाइफ है, मान लीजिए वो पूरी डिस्टर्ब्ड है, केओस चल रहा है, ऑर्डर नहीं है, दैट इज द मीनिंग ऑफ थ्रो आउट ऑफ गियर। अब देखिए, कोई भी गाड़ी है, कार है, वो गियर में चलेगी, ठीक है, अगर वो प्रॉपर गियर में नहीं होगी तो वो प्रॉपरली कैसे चलेगी, वो आपकी चलते चलते रुक सकती है और इट विल नॉट रन प्रॉपरली। सो थ्रो आउट ऑफ गियर का मतलब होता है कि जब हमारा कोई काम खराब हो जाता है, इट्स नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू एज इट शुड वर्क, हिसाब से नहीं हो रहा है। सो व्हेन द वर्क इज डिस्टर्ब्ड। द नेक्स्ट इज टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल ईडियम का मतलब है एड़ी चोटी के जोर पे, यूजिंग ऑल योर एफर्ट्स विद ऑल पार्ट्स। ओके, पूरी मेहनत लगा देना, ऑल एफर्ट्स। टूथ एंड नेल, आपने कोई काम करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी, जी जान से आपने वो काम करा है, जितने आप मेहनत कर सकते थे, आप अपने एनडीए है, सीडीएस है, एग्जाम्स क्लियर करने के लिए आपने पूरी मेहनत कर ली, आपने इतने साल लगा दिए हैं, इतने अटेम्प्ट्स दे दिए, एंड देन फाइनली you are clearing it or anything. So what have you done? You have used tooth and nail to clear the exam. Generally fight tooth and nail कहते हैं अगर आपकी किसी से लड़ाई हो रही है और आपने पूरी जान अपनी लगा दी है तो उसको जीतने के लिए। So you have fought tooth and nail. The next one is a thorn in the flesh. अब देखिए, फ्लैश हो गई जैसे हमारी स्किन,
थॉर्न हो गया कोई भी कांटा, अगर कोई कांटा आपकी स्किन में चुभ जाता है, स्किन के अंदर चला जाता है, तो आपको पेन करता है, इरिटेट करता है जब तक आप उसको बाहर नहीं निकालेंगे। सो थॉर्न इन द फ्लैश का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कंटिन्यूसली आपको इरिटेट करती रहती है, परेशान करती है, जब तक आप उसको अपनी ज़िंदगी से बाहर थ्रो नहीं कर देते। इट कैन बी अ पर्सन ऑल्सो, वी हैव अनोइंग फ्रेंड्स, वी हैव अनोइंग रिलेटिव्स, जब तक आप उनको कम्प्लीटली साइड नहीं कर देते, बाहर नहीं कर देते, दे कीप ऑन इट कीप्स ऑन अनोइंग अस। कई बातें भी होती हैं जो हमें परेशान करती रहती हैं। सो थॉर्न इन द फ्लैश होता है कोई ऐसी चीज़ या ऐसा पर्सन जो हमें कॉन्स्टेंटली इरिटेट या अनॉय करता रहता है टिल द टाइम वी डू नॉट थ्रो दैट थिंग और पर्सन आउट ऑफ आवर लाइफ। द नेक्स्ट इज स्मेल अ रैट। अब देखिए कहीं पर भी अगर एक डेड रैट होगा आपके घर में इन एनी कॉर्नर ऑफ योर हाउस, आपको शायद ये नहीं पता होगा कि वो डेड रैट कहाँ है, बट आपको उसकी स्टिंक, उसकी एक फाउल स्मेल से पता चल जाएगा दैट समथिंग इज रॉन्ग, देयर इज एन एनिमल और इंसेक्ट व्हिच इज डेड इन द हाउस। तो स्मेल अ रैट का मतलब होता है कुछ सस्पिशियस पता चल रहा, मतलब आपको पता चल रहा है कि दाल में कुछ काला है, कहीं कुछ गलत हुआ है या कहीं कुछ तो गड़बड़ है। सस्पेक्ट समथिंग फाउल, जब आपको शक होता है, आपको लगता है कि यस समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। Now the next idiom is bury the hatchet. Bury बनाना, hatchet हो गया जो भी मैटर है। तो bury the hatchet का मतलब होता है बात को ख़त्म करना और लाइफ में आगे बढ़ना। मान लीजिए आपकी किसी से कोई लड़ाई हुई है, तो अब आप उसको सॉर्ट आउट ही करेंगे ना। तो bury the hatchet का मतलब होता है जो हुआ है उसको bury करें, उसको ख़त्म करें and then be friends again. So end the quarrel and make peace. Then the next is in hot water. इन हॉट वाटर का मतलब होता है इन ट्रबल। अगर आपको गर्म पानी में फेंक दिया जाए, ठीक है, इन हॉट वाटर, तो आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियसली यू विल नॉट फील नाइस, आपको डेंजरस लगेगा, इट्स रिस्की, यू कैन गेट बर्न, यू आर इन अ ट्रबल। सो इन हॉट वाटर का मतलब है इन अ वेरी वेरी नॉट अ वेरी पीसफुल सिचुएशन, इन ट्रबल। तो हॉट वाटर का मतलब है टू बी इन हॉट वाटर, मतलब टू बी इन सम काइंड ऑफ अ ट्रबल। Then the next is nip in the bud. निप इन द बट का मतलब होता है जो बात जहाँ शुरू हुई है उसको वहीं ख़त्म कर देना। अब बट क्या होता है? अ बेबी प्लांट, ओके, और अ बेबी फ्लावर, कली, दैट इज़ अ बट। तो अगर आपको लगता है कोई मैटर है जो आगे चल के वर्स हो सकता है, बड़ा हो सकता है, तो आप उसको इनिशियल स्टेज पर ही ख़त्म कर दें, राइट। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ निप इन द बट। अगर आपको लगता है कोई बात है, अगर इसको अभी नहीं यहाँ रोका गया, ये आगे जाके और वर्स हो सकती है, बड़ी बन सकती है, तो बेटर है जिस टाइम पे वो बात शुरू हुई है उसको वहीं ख़त्म कर दिया जाए। सो निप इन द बट का मतलब होता है इनिशियल स्टेज पर ही किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। नेक्स्ट इज इन हाई स्पिरिट्स। इन हाई स्पिरिट्स का मतलब होता है टू बी वेरी वेरी हैप्पी। आई थिंक ये हमने प्रीवियस क्लास में भी करा था जब मैंने आपको बताया था लो स्पिरिट्स का मतलब होता है टू बी सैड। ये हमने ऑप्शंस में करा था, क्वेश्चंस में करा था। नेक्स्ट इज पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। देखिए ईडियम्स को इस तरीके से आप खुद समझने की कोशिश करिए। अब अगर एक हॉर्स है और कार्ट है, तो आप खुद सोचिए कि कार्ट कहाँ प्लेस्ड होगा, हॉर्स के आगे या हॉर्स के पीछे? ऑब्वियसली कार्ट होगा हॉर्स के पीछे। अब आप मान लीजिए बिफोर मतलब होता है आगे, आपने कार्ट को हॉर्स के आगे लगा दिया, तो आपने क्या करा? चीज़ों को एक रॉन्ग ऑर्डर में प्लेस कर दिया। सो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब होता है पुट और डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर। आप चीज़ों को गलत ऑर्डर में कर रहे हैं, मतलब कार्ट को पीछे होना चाहिए, आपने आगे लगा दिया, तो आप गलत सीक्वेंस में गलत ऑर्डर में चीज़ों को कर रहे हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। नेक्स्ट इज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब देखिए बैग है, आपने उसमें कैट रखी हुई है, जैसे ही आपने बैग खोला कैट निकल के बाहर आ गई। इट मीन्स जो चीज़ पहले छुपी हुई थी अब वो सबके सामने रिवील हो गई। सो सीक्रेट विच वॉज डिस्क्लोज्ड अर्लियर, नाउ इट हैज़ बीन रिवील्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है रिवील अ सीक्रेट। देयर इज वन मोर इडियम विथ सिमिलर मीनिंग, स्पिल द बीन्स। स्पिल मतलब बिखरना, बीन्स कोई भी खाने की चीज़ हो सकती है, जैसे कोई राजमा हो गया, दे आर बीन्स। सो अगर आपने एक जार में बीन्स रखे हुए हैं और वो जार गिर जाए और सारे बीन्स बिखर जाएं, तो क्या हो गया? जो चीज़ पहले बंद थी वो अब सबके सामने है। सो स्पिल द बीन्स एंड लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इन दोनों का यही मीनिंग निकलता है, टू रिवील अ सीक्रेट। नेक्स्ट इज किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। ये तो बहुत कॉमन है हिंदी में, एक तीर से दो निशाने लगाना। आपने एक तीर मारा और दो निशाने लग गए, तो मतलब एक काम करा आपने बट आपके दो काम सक्सेसफुल हो गए। सो टू अचीव
2 results with 1 effort, right? आपने एक बार एक चीज के लिए मेहनत करी बट आपको रिजल्ट्स हो गए 2 अचीव. So that is the meaning of kill 2 birds with 1 stone. This is a very common one. We use quite a lot in Hindi in fact. टेक 1 टू टास्क. अब आप मुझे बताइए कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कूल में प्रिंसिपल से डांट पड़ती थी, रोज प्रिंसिपल के ऑफिस जाना पड़ता है, या अभी भी आप कॉलेज में भी डांट खा रहे हैं, पेरेंट्स से खा रहे हैं. दैट इज टू टेक 1 टू टास्क. सो टू टेक 1 टू टास्क का मतलब होता है टू स्कोल्ड समवन, किसी को डांटना, ठीक है, किसी को एडमॉनिश करना, थ्रेट करना, बेसिकली स्कोल्ड करना. दैट इज द मीनिंग ऑफ टू टेक 1 टू task. So these are some important idioms which I have discussed with you today. Now we'll be doing questions. Okay, अब मैं आपको questions बताती हूँ with options that how they come in your exam. Okay. The next is, it was such a strange affair that I would not make head or tail of it. हेड और टेल ऑफ इट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली समझना, सिर से पैर तक. हम हिंदी में कहते हैं ना, मुझे तो ना बात का सिर समझ आया ना पैर, मतलब आपको बिल्कुल भी वो बात समझ नहीं आई, ना उसका स्टार्टिंग ना एंडिंग. अब इसका मतलब समझते हैं, ऑप्शंस देखते हैं. सॉरी, face it, tolerate it, remember it, understand it. So yes, now I have already explained you the meaning. So tell me the correct answer. Yes, the correct answer is understand. So head or tail of something means to understand something completely. The next is, he does not like to be friendly with Sarla. He always gives her a cold shoulder. गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर मतलब एक बिहेवियर है आपका बहुत ठंडा बिहेवियर है, मतलब फ्रेंडली नहीं है. तो बेसिकली कोल्ड वर्ड रेफर्स टू अनफ्रेंडलीनेस. तो कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है जब आप किसी को अनफ्रेंडलीनेस दिखा रहे हो, आप उसको इग्नोर कर रहे हो. तो लेट अस सी द ऑप्शंस. pushes her with his shoulder wherever they meet. अब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था idioms का कभी भी डायरेक्ट मीनिंग नहीं निकलता, तो शोल्डर से उसका कोई रिलेशन नहीं है. दिस इज रॉन्ग. insult her in the presence of others. Try to be unfriendly by taking no notice. Argues with her on any issue. So you tell me the answer since I've already explained you the meaning. Yes, the correct answer is tries to be unfriendly by taking no notice of us. So in simple words, ignore someone. Showing someone a cold shoulder का मतलब होता है किसी को इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना. Okay, the next idiom is, at Christmas, even the elderly fathers paint the town red. Now see, red color signifies blood, but red colors also signifies merrymaking, खुशियाँ मनाना. Okay, like festive season is there, so you see such bright colors like red, orange and all. So paint the town red is a positive idiom. Paint the town red का मतलब होता है खुशियाँ मनाना, celebrate करना. अब इसके ऑप्शंस देखते हैं. indulge in writing. राइट से इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये गलत है. पेंट द हाउस रेड, एज आई टोल्ड यू डायरेक्ट मीनिंग नहीं होगा, तो रेड से कोई मतलब नहीं है. स्पिल रेड वायर, अगेन रेड से कोई मतलब नहीं है. डेल्टा ऑप्शन इज हैव अ लाइवली टाइम. यस, बेसिकली मैरी मेकिंग, खुशियाँ मनाना. जैसे अब दिवाली इज कमिंग, तो यू पीपल विल ऑल बी हैप्पी सेलिब्रेटिंग दिवाली, सो you will paint the town red. Okay, next is, harassed by repeated actions of injustice, he decided to put his foot down. Put his foot down का मतलब होता है कि अब समय आ गया है, आई एम रेडी फॉर एक्शन. कई बार होता है व्हेन यू आर सिटिंग, ओके, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो व्हाट्स हैपनिंग, और जब आपको लगता है कि अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है, नाउ इट्स हाई टाइम आई शुड टेक सम एक्शन, सो तब क्या इडियम यूज हो सकता है, पुट वंस फुट डाउन. मतलब नाउ यू आर रेडी टू टेक एक्शन, सो यू आर नॉट रेडी टू सरेंडर. मतलब आपने अब पैर नीचे रख दिया है, मतलब यू आर स्टैंडिंग एंड यू आर रेडी फॉर एक्शन, यू आर रेडी फॉर द फाइट. सो रिजाइन, विड्रॉ, not to yield, accept the proposal unconditionally. Now I have already explained you. Please tell me the meaning according to the options. All right, the correct answer is not to yield. Yield का मतलब है यहाँ सरेंडर, तो नॉट टू सरेंडर मतलब आप हार नहीं मानोगे, आप अब एक्शन में हो, अब आप लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो. नेक्स्ट इज, द कैप्टन प्लेड विद डिटर्मिनेशन बिकॉज द ऑनर ऑफ द टीम वॉज एट स्टेक. एट स्टेक का मतलब होता है दाव पे लगना. जैसे हम कहते हैं ना, आर रेपुटेशन इज एट स्टेक, हमारी इज्जत दाव पे लगी है. सो एट स्टेक का मतलब होता है जब किसी चीज़ को चैलेंज करा गया है, कोई चीज़ दाव पे लगी है. तो ऑप्शंस देखते हैं. वेरी टेंस, एट द टॉप, इन डेंजर या अप्रोप्रिएट. तो एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, नाउ टेल मी द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, द करेक्ट आंसर इज
इन डेंजर, आपकी जो ऑनर है, जो एस्टीम है, वो क्या है, खतरे में है. सो बेसिकली इट इज इन डेंजर. I just paid him a left-handed compliment. Okay, honest, well-deserved, insincere, flattering. Now you tell me, think of it. जैसे मैं आपको idioms को समझा रही हूँ, अब आप खुद एनालाइज करिए, खुद इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करिए. ऑप्शंस भी देख सकते हैं, ऑप्शन टू ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो. इडियम्स में भी एलिमिनेशन वर्क करता है. शुड इट बी ऑनेस्ट, अ वेल डिजर्व्ड, अ फ्लैटरिंग और इनसिंसियर. यस, लेफ्ट हैंड क्या सिग्निफाई करता है बेसिकली, और राइट हैंड क्या सिग्निफाई करता है. राइट हैंड हम कहते हैं वो पर्सन हमारा राइट हैंड है, मतलब हमारी हर जगह काम आता है, हमारा सपोर्ट सिस्टम है. हम कभी लेफ्ट हैंड नहीं कहते. तो लेफ्ट हैंड एज एन नेगेटिवली यूज हो रहा है. तो अब आप सोचिए ऑप्शन क्या होगा. ऑनेस्ट, it's a positive word. Well deserved is a positive word. Flattering is a positive word. The correct answer is insincere. जब हम किसी को कोई गलत बात बोल देते हैं, something which is inappropriate, something abusive, that is the meaning of left-handed compliment. Okay, next idiom is he burnt his fingers by interfering in his neighbor's affairs. कहते हैं ना कि किसी के भी मैटर्स में नहीं पड़ना चाहिए, मतलब आग में हाथ डालोगे तो अपना ही हाथ जलेगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस. सो बर्न वन फिंगर्स का मतलब होता है कि गेट योर सेल्फ इन टू ट्रबल, गेट रिब्यूक्ड, गॉट हिमसेल्फ इंसल्टेड, बर्न हिमसेल्फ, गॉट हिमसेल्फ इन टू ट्रबल. टेल मी द आंसर प्लीज. इट्स वेरी सिंपल नाउ. यस, बर्न वंस फिंगर्स का मतलब होता है खुद अपने आप को मुसीबत में डालना. सो गेट समवन, गेट वन सेल्फ इन टू trouble. Next is he is a strange fellow. It is very difficult to deal with him. It seems that he has a bee in his bonnet. Bee in his bonnet का मतलब होता है self obsession, right? Bee in his bonnet का मतलब है self obsession. तो कई लोग होते हैं जो बहुत दिखावा करते हैं, आई हैव दिस, आई हैव दैट, या मैं इतना केपेबल हूँ, मैं इतना कॉम्पिटेंट हूँ. यू नो, दे ट्राई टू, यू कैन से, अब दूसरों को ओवरशैडो करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सुपीरियर दिखाते हैं. तो ऐसे जो सेल्फ ऑब्सेस लोग होते हैं उनके लिए आप यूज़ कर सकते हो बी इन हिज बोनेट. एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, एन ऑब्सेशन अबाउट समथिंग, face problems as a result of his senseless actions, a peculiar habit of confusing others. So tell me the correct answer please. Yes, the correct answer is an obsession about something. बेसिकली जब आप सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हो, आप शो ऑफ करते हो, आपको अपने ऊपर बहुत घमंड है, मेरे पास ये है, मैं ऐसा हूँ, उन लोगों के लिए आप बोल सकते हो बी इन द बोनेट. नाइन्थ इज इट विल बी वाइज ऑन योर पार्ट टू लेट द बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स. देखिए गॉन जो चला गया, तो बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स का मतलब होता है जो ऑलरेडी बीत चुका है. सो रेजिस्ट द पास्ट, इग्नोर द पास्ट, रिकलेक्ट द पास्ट, रिवाइव द पास्ट. तो मतलब जो बीत गया उसको जाने दो, थिंक ऑफ व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. यस, द करेक्ट आंसर इज इग्नोर द पास्ट. जो पास्ट में हो चुका है उसको जाने देना, उसको भूल जाना, उसको छोड़ देना. Then the next one is, in spite of the efforts of all peace-loving people, world peace is still a far cry. Far मतलब दूर, तो far cry का मतलब निकलता है anything which cannot be achieved just now, जिसको अचीव करने में काफ़ी समय लगेगा. ऐसा नहीं है कि वो चीज़ कभी अचीव नहीं हो सकती, you can achieve it, but maybe उसको अचीव करने में, पाने में आपको बहुत साल लग जाएंगे. That is the meaning of a far cry. So an abstract ideal, a long way off, an impractical idea, out of reach. So please tell me. Yes, out of reach नहीं है, it's reachable but बहुत समय लगेगा. तो correct answer is a long way off. All right students, so I have discussed some important idioms with you. All right, we have discussed almost 25 idioms. So हमने idioms के meanings भी करे हैं, हमने उनको options की तरह भी solve करा है जैसे आपके एग्जाम में आते हैं. So I am sure this class is really going to help you. तो अब आपके पास आपके पास idioms का भी काफ़ी मटीरियल हो गया है. Next we'll be moving on to grammar, and then again we'll be doing vocab and idioms in the class. I hope these classes are helping you a lot. If you have any doubt, please get back to me in the comment section. Thank you. Jai Hind.